नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम एक बार फिर से आपका आपके अपनी अभिजात क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ा ही लाजवाब और शानदार टॉपिक है। जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, विशेष रूप से जो रीट का एग्जाम दे रहे हैं, जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, जो भी परीक्षार्थी जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज को चूज किया है, उनसे मैं विशेष रूप से कहूंगा कि जो संधि का टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी हैं जो पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है संधि। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि ये बहुत ही कठिन जो बिंदु हैं संधि, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि संस्कृत व्याकरण का या हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो सबसे सरल टॉपिक माना जाता है संधि। चलिए आज हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल भाषा में इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को देखते ही हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है, क्या संधि शब्द को ऐसे लिखते हैं या संधि शब्द ऐसे लिखा जाता है? तो इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक विशेष नियम है। वो नियम क्या है, तो थोड़ा सा मैं आपको हटके लेकर जा रहा हूं। तो सबसे पहले व्यंजन संधि का एक नियम होता है, और वो नियम कौन सा है देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि पूर्व पद के अंत में मैं हूं, पूर्व पद के अंत में क्या हो, मैं हो, और मैं के बाद यदि कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक क्या हो, कोई भी व्यंजन वर्ग हो, या हम कह सकते हैं कोई भी वर्गीय व्यंजन हो, या हम कह सकते हैं कोई भी स्पर्शी व्यंजन हो। ठीक है, क्या कह रहा हूं कि यदि पूर्व पदांत क्या हो, मैं हो, और मैं के बाद कै से मैं तक कोई भी व्यंजन वर्ण हो, या हम कह सकते हैं वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन हो, तो हम क्या करते हैं, इस मैं की 2 स्थिति हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले तो हम मैं का क्या कर सकते हैं, अनुस्वार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, अनुस्वार कर सकते हैं। या हम मैं का क्या कर सकते हैं, जो अगला वर्ण है, अगले वर्ण के वर्ग का क्या कर सकते हैं, पंचम वर्ण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पंचम वर्ण। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देखें, मैं बता रहा हूं कि संधि शब्द ऐसे क्यों लिखा जाता है, इस तरह से क्यों लिखा जाता है, क्या ये दोनों शब्द सही हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि पूर्व पद के अंत में मैं हो, यदि पूर्व पदांत क्या हो, मैं हो, और उसके बाद कै से लेकर मैं तक कोई भी वर्गीय व्यंजन हो, तो हम मैं को या तो अनुस्वार कर देते हैं, या हम अगले वर्ण के अगला जो वर्ण है उसके वर्ग का पंचम वर्ण कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा इधर आए। आपने अधिकतर सभी ने पढ़ा है, जो संधि शब्द है वो 2 शब्दों के योग से बना है, जो है सम और धी। क्या है, सम और धी। ठीक है दोस्तों, फिर देखना, यहाँ पर हम जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो से, इस मैं को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ध और ई, ये स्थिति हमारे सामने आई। फिर देखिए हमने क्या कहा, यदि पदांत में हो, इस पदांत का अंतिम वर्ण हमने क्या निकाला, मैं निकाला, और जो अगला वर्ण है उसका में से हमने क्या निकाल लिया, ध। अब देखिए पूर्व पदांत क्या हो, मैं हो, मैं आ रहा है, उसके बाद में कै से लेकर मैं तक कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो ये क्या आ रहा है, ध आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मैं की 2 स्थितियां कर सकते हैं। या तो हम मैं का क्या कर सकते हैं, अनुस्वार कर सकते हैं, या हम मैं का क्या कर सकते हैं, अगले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण। ये जो वर्ण है इसका वर्ग कौन सा है, तय वर्ग है। कौन सा है, तय वर्ग है। और तय वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, न होता है। क्या होता है दोस्तों, न। तो या हम इसको क्या कर दें, मैं का न कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ध और ई।
अब इनका जब हम योग करेंगे तो सबसे पहले हम इससे करके देखेंगे, अनुस्वार का प्रयोग किया, उसके बाद में ध में हमने ई स्वर को मिलाने से क्या बना, धी, और क्या बन गया, ये संधि बन गया। क्या बन गया दोस्तों, संधि। और दूसरा हम इस पे लागू करें, स है, हलंत न है, तो न को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ध में ई स्वर का योग करने से क्या बनेगा, धी, और ये बन गया आपका संधि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो संधि शब्द हमने लिखा है ये दोनों ही शब्द क्या हैं, सही माने जाते हैं। ये मैं कोई संधि आपको बताया नहीं है, सिर्फ समझाने का उद्देश्य यही था, क्या ये दोनों जो संधि शब्द हमने लिखे हैं क्या ये सही है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों शब्द क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि व्यंजन संधि का हम एक नियम पढ़ते हैं। संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत में इसमें अगर हम माने तो कौन सी संधि मानेंगे, अनुस्वार संधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, वो अनुस्वार है कि मैं के बाद कोई व्यंजन वर्ण होता है तो मैं का क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं, और सीधा यही बन जाता है संधि। और यदि इस नियम की हम बात करें तो इस शब्द में अगर हमें बताना हो कौन सी संधि है तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सी संधि होगी, परसवर्ण संधि होगी। कौन सी होगी दोस्तों, परसवर्ण संधि होगी। ये क्या होता है इसका हम विस्तार से जब हम संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि में आएंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो संधि शब्द है क्या ये दोनों शब्द सही है, इनको हमने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला और समझा कि हाँ ये दोनों शब्द क्या है, सही है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो संधि शब्द है ये संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और ये संधि शब्द कैसे बना। तो देखिए दोस्तों, संधि शब्द की व्युत्पत्ति की अगर हम बात करें तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वकार रुधाय धा धातु से उपसर्गे घोह की सूत्र से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द की व्युत्पत्ति होती है या संधि शब्द निष्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं जो संधि शब्द है ये क्या है, इसमें सम उपसर्ग है और इसमें धा धातु है और इसमें की प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, की प्रत्यय है। देखिए ये की प्रत्यय किससे है, एक सूत्र है जो है उपसर्गे घो की, उपसर्गे घो की सूत्र से की प्रत्यय करने पर ये क्या बना, संधि शब्द। देखिए ध्यान से देखें, संधि जो शब्द है इस संधि शब्द में सम तो क्या है, इसमें उपसर्ग है, धा इसमें क्या है, धातु है, और की इसमें क्या है, प्रत्यय है। और की प्रत्यय किसमें हुआ, उपसर्गे घो की सूत्र से। दूसरी बात याद रखें, जो संधि शब्द है ये संधि शब्द क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। क्यों है पुल्लिंग शब्द, तो याद रखना की प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें हम की प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। वे शब्द हमेशा किसमें होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग में। तो याद रखें संधि शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की इसमें क्या है, प्रत्यय है। देखिए हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें कि संधि शब्द कैसे बना। तो देखना ध्यान से, सम उपसर्ग है, ठीक है, धा जो धातु है। अब हमने इस संज्ञा विधायक सूत्र पढ़े हैं और उसमें हमने पढ़ा उपदेशे अजनुनासिक। इत सूत्र क्या करता है, उपदेश अवस्था में स्वर की, अनुनासिक जो स्वर होता है उसकी इत संज्ञा करता है। तो धा में स्वर क्या है, आ है, तो आ की जब इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपे सूत्र से हम उसका लोप कर देते हैं और शेष हमारे पास क्या रह जाएगा, ध रह जाएगा। क्या रह जाएगा दोस्तों, ध रह जाएगा। इसी तरह हम पढ़े हैं की जो पढ़ते हैं और की प्रत्यय होने से एक इत संज्ञा विधायक सूत्र हमने ये भी जाना लसत्व तदिते, और वो विधायक सूत्र कहता है कि कोई भी प्रत्यय हो, किसी भी प्रत्यय के प्रारंभ में ल, से या के वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसकी हम लसत्व तदिते सूत्र से इत संज्ञा कर देते हैं। तो की में हम किसकी इत संज्ञा कर रहे हैं, कै की इत संज्ञा कर रहे हैं, शेष क्या बच गया, ई।
ठीक है दोस्तों, यही स्थिति अभी थोड़ी देर पहले हमने समझी। मैं आ रहा है, ठीक है, ध में ई स्वर का योग करने से धी बना, पूर्व पद के अंत में मैं हो, और उसके बाद यदि कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो हम मैं का क्या कर देते हैं, अनुस्वार कर देते हैं, और ऐसे बनाइए संधि। या हम कहें कि पूर्व पदांत मैं हो, उसके बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो हम मैं की जगह अगले जो वर्ण है उसके वर्ग का पंचम वर्ण भी कर सकते हैं। तो मैं का इसका कौन सा वर्ग है, तय वर्ग, पंचम वर्ण क्या होगा, ने, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने बताया अनुस्वार संधि होती है, और इस शब्द में परस्वर्ण संधि होती है। और अनुस्वार और परस्वर्ण संधि का हम जब संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, उसमें हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हमने जाना कि संधि शब्द, जो दो शब्द हम लिखते हैं, क्या ये दोनों सही हैं, इसके बारे में जाना। दूसरा, हमने संधि शब्द की व्युत्पत्ति की, संधि शब्द कैसे बनता है इसका हमने जाना कि इसमें सर्ग होता है, धातु होती है, और की इसमें क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। और की प्रत्यांत जो शब्द होता है वो हमेशा किस में होता है, पुल्लिंग में होता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी, देखिए, अगर हम संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हम जानेंगे कि संधि शब्द का अर्थ है, संधि शब्द का अर्थ है, क्या है दोस्तों, मेल, या हम कह सकते हैं योग, या हम लिख सकते हैं मिलना, मिलना क्या कह सकते हैं, और या अगर आप कहना चाहो तो समझौता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समझौता। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, योग, मिलना, या हम कहें समझौता। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो जानेंगे। डेफिनेशन क्या है दोस्तों, द्वयोः वर्णयोः, द्वयोः वर्णयोः मेलनेन, द्वयोः वर्णयोः मेलनेन, दो वर्णों के मेल से यत जो परिवर्तनम विकारम वा उत्पद्यते, उत्पद्यते, द्वयोः वर्णयोः मेलनेन यत् परिवर्तनम विकारम वा उत्पद्यते, तस्याभिधानमेव, साथ में लिखें, तस्याभिधानम में संधिर्भवति। देखिए दोस्तों, ये है इसकी बहुत ही सरल भाषा में हमने डेफिनेशन लिखी। द्वयोः वर्णयोः मेलनेन यत् परिवर्तनम विकारम वा उत्पद्यते तस्याभिधानम एव संधिर्भवति। हम कह सकते हैं द्वयोः, दो, वर्णयोः, वर्णों के मेलनेन, मेल से, यत् जो, परिवर्तनम परिवर्तन, वा अथवा, विकारम विकार, उत्पद्यते उत्पादित होता है, तस्य उसका, अभिधानम नाम, अभिधानम किसको कहते हैं, नाम को, एव ही, संधि भवति, संधि कथ्यते, संधि होती है या संधि कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसका नाम ही क्या है, संधि है। उसी को हम किस नाम से जानते हैं, संधि के नाम से जानते हैं। एक इसकी डेफिनेशन अगर और देना चाहें तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, वर्ण संधानम संधि इति। क्या है दोस्तों, वर्ण संधानम संधिर्भवति, संधिर्भवति। हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये हमने जाना संधि शब्द का अर्थ है मेल, योग, मिलना या समझौता। डेफिनेशन हमने जानी, द्वयोः वर्णयोः मेलनेन यत् परिवर्तनम विकारम वा उत्पद्यते तस्य विधानम एव संधिर्भवति, कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को या परिवर्तन जो उत्पादित होता है उसका नाम ही क्या है, संधि है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे पाणिनि के अनुसार जो संधि शब्द है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या हम कहें पाणिनि ने इसकी क्या परिभाषा दी है, तो हम बात करेंगे पाणिनि के अनुसार। तो पाणिनि ने क्या डेफिनेशन दी है, तो देखेंगे पाणिनीय अनुसार क्या है दोस्तों, परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। ये लो दोस्तों, पाणिनि ने डेफिनेशन दी है, उसमें कहा गया है कि दो वर्णों की अत्यधिक जो निकटता होती है, सन्निकर्ष मतलब समीपता होती है या निकटता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संहिता कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपका आंसर होगा परः सन्निकर्षः संहिता। ध्यान दे दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन रहा है संहिता विधायक सूत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे परः सन्निकर्षः संहिता। या हम कह सकते हैं कि संधि का दूसरा नाम क्या है, संहिता। यहां पर नोट डाल के मैं लिख दूं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, दो वर्णों की अत्यधिक, दो वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, एक नोट अगर डाल के हम लिखना चाहें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि संधि को संहिता के नाम से भी जाना जाता है, या संधि को संहिता के नाम से भी जाना जाता है, या हम ये कहें कि संधि का दूसरा नाम और क्या है, संहिता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, संहिता अगर पूछे तो संधि, संधि अगर पूछे, कहने का मतलब है संहिता को ही संधि कहा जाता है और संधि को ही संहिता कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, पाणिनि ने क्या डेफिनेशन दी, परः सन्निकर्षः संहिता, की वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है, अर्थात हम कह सकते हैं संधि को हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं संधि क्या होती है, इसको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास अगर करूं तो देखना, देखिए संधि क्या होती है। एक होता है प्रथम पद, यहां पे मैं लिखूं, एक होता है प्रथम पद, एक होता है द्वितीय पद, या हम कहें पहला पद या दूसरा पद, या हम कह सकते हैं इनको पूर्व पद या पर पद। देखना कंफ्यूज नहीं होना है। संधि विच्छेद करते समय हमारे सामने दो शब्द होंगे, इसको हम कहते हैं, इधर वाले को प्रथम पद, इधर वाले को कहते हैं द्वितीय पद, या आप कह सकते हैं पहला शब्द या दूसरा शब्द, या हम कह सकते हैं पूर्व पद या पर पद, मतलब पहला शब्द या दूसरा शब्द। संधि क्या होती है, देखिए हम कहते हैं कि जो संधि है, संधि का प्रथम पद, जो पहला पद होता है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास करना। संधि क्या होती है, पहले पद का अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होती है, संधि होती है।
इनके बीच में क्या होती है दोस्तों, संधि होती है। और इनके मेल से जो विकार होता है, जो नया वर्ण बनता है, जो विकार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दोस्तों अब आगे थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे अच्छे से जब हम संधियों पर आएंगे टॉपिक पर। देखिए अब मैंने अभी आपको बताया जो संधि होता है, संधि को हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो संहिता के विषय में एक श्लोक लिखा गया है, जो श्लोक है कि संहितेक पदे नित्याः। क्या है दोस्तों, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या धातु उपसर्गयो, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, सा विवक्षाम अपेक्षते। देखिए दोस्तों संहिता के विषय में कहा गया है कि संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समास वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। देखिए इसका अर्थ होता है, ये कह रहा है कि जो संहिता होती है वो एक पद में हमेशा होती है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए संहिता जो होती है वो एक पद में हमेशा होती है, या हम कह सकते हैं एक पद की संधि नित्य होती है, एक पद की संधि नित्य होती है। ये दोषा नित्य होती है हमेशा, इसका मतलब है एक पद में हमेशा संधि होती है। एक पद में संधि क्या है, अनिवार्य है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम कहें नई धन अकहे, नई धन अकहे, क्या बना, नायक है, क्या बना, नायक है। जो हम यादी संधि का एग्जांपल देखेंगे तो हमने कहा जो संधि है वो एक पदे नित्या, एक पद में हमेशा संधि होती है। नित्या धातु उपसर्गयो, मतलब जो संधि है वो धातु और उपसर्ग में भी हमेशा होती है। तो दूसरा बिंदु हम कह सकते हैं कि उपसर्ग और धातु में, उपसर्ग और धातु में संधि नित्य होती है, या हम कहें अनिवार्य होती है, अनिवार्य होती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा, नित्या धातु उपसर्गयो, समझना कि जो संधि होती है वो उपसर्ग और धातु में अनिवार्य रूप से होती है। जैसे एक एग्जांपल है, नी धन एवसत, नी धन एवसत। नी क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में, 22 होते हैं। अगर हम बात करेंगे आगे वीडियो में, नी उपसर्ग के बाद में सब, तो यहाँ ये उपसर्ग आ रहा है, यहाँ वस धातु है, मतलब उपसर्ग और धातु में हमेशा क्या होती है, संधि है। पद क्या बनेगा, नेवसत, क्या बनेगा, नेवसत। इसी तरह कह रहा है कि नित्या समासे वाक्ये तु, समासिक जो शब्द होता है उसमें भी संधि अनिवार्य रूप से होती है। क्या कह रहा है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। संहितेक पदे नित्या, एक पद की संधि नित्य होती है, हमेशा होती है या अनिवार्य रूप से होती है। एग्जाम्पल हमने देखा। आगे कह रहा है नित्या धातु उपसर्गयो, कि उपसर्ग और धातु में भी संधि अनिवार्य रूप से होती है। नीचे एग्जाम्पल देखा, नी धन एवसत, और शब्द बना नेवसत। आगे बिंदु पर हम बात करते हैं, और ये कह रहा है नित्या समासे वाक्ये तु, कहना चाह रहा है कि समास में भी
जो संधि है वो अनिवार्य रूप से होती है। समास में संधि नित्य होती है या हम कहें अनिवार्य होती है, अनिवार्य होती है। जैसे मैं बात करूं, हमने समास विग्रह किया देवस्य आर्य, देवस्य आले, ठीक है, ये क्या हो गया, सामासिक पद है या समास विग्रह कह सकते हैं, ठीक है। यदि इनको विभक्ति रहित हम करें और संधि करें तो क्या हो जाएगा, देवधन आले, देवधन आले है और क्या बन जाएगा, देवालय, देवालय। तो जो सामासिक पद होते हैं, जो सामासिक पद होते हैं उनमें भी संधि क्या होती है, अनिवार्य रूप से होती है, अनिवार्य रूप से होती है। आगे लिखा है दोस्तों, सा विवक्षाम अपेक्षते, नित्या समासे, समास में जो संधि है वो नित्य होती है या अनिवार्य रूप से होती है। और आगे है वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, ये कह रहा है वाक्य में संधि अगर वक्ता चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो हम लिख सकते हैं कि वाक्य में संधि, देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे वाक्य में संधि, वाक्य में संधि वक्ता की इच्छा पर, विवक्षा मतलब इच्छा पर निर्भर, वाक्य में संधि वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। चाहे तो वह संधि कर सकता है, और चाहे तो नहीं, देखिए दोस्तों, हमने देखा एक पद में संधि नित्य रूप से होती है, धातु और उपसर्ग के बीच में भी संधि नित्य रूप से होती है, एक समासिक जो पद होता है उसमें भी संधि अनिवार्य रूप से होती है। लेकिन वाक्य के अंदर हम संधि करना चाहे तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखूं और मैं कहूं कि हम देखें कि सा इहे आगस्ती, क्या है दोस्तों, सा इहे आगस्ती। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सा इहे आगस्ती, ये एक सेंटेंस है, वाक्य है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यदि हम चाहें तो इसकी संधि कर सकते हैं, और संधि आप करोगे तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, सेहा गच्छति, क्या होगी दोस्तों, सेहा गच्छति। यहाँ पर हम संधि करेंगे और संधि करेंगे तो यहाँ कौन सी संधि होगी, गुण संधि, सेहा गच्छति, ठीक है। अब देखिए वाक्य में हम चाहें तो संधि कर सकते हैं, यहाँ पे हमने संधि नहीं की, यह भी शुद्ध माना जाएगा। और यहाँ पर यदि हमारी इच्छा हो तो हम संधि करके भी लिख सकते हैं, ये भी सही माना जाता है, अर्थात कोई भी अशुद्ध नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये हमने जाना कि जो संहिता होती है, संधि कहाँ कहाँ होती है, इसके विषय में हमने जाना। तो हमने बात की संधि एक पद में हमेशा होती है, अनिवार्य रूप से होती है, उपसर्ग और धातु के बीच में संधि होती है, सामासिक जो पद होते हैं उसमें भी संधि होती है। यहाँ तक कि वाक्य के अंदर आप वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, चाहे तो वह संधि कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों,
अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, यदि आपसे कोई पूछे कि जो संधि शब्द है, संधि का विलोम शब्द क्या होता है, विपरीत शब्द क्या होता है, तो संधि का विपरीत शब्द आप कह सकते हैं क्या होता है, विग्रह होता है। क्या हो सकता है, विग्रह। अगर विग्रह ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, विच्छेद लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, विच्छेद लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने जाना। अब देखना, अब हम एक नोट लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, एक नोट, देखना ध्यान से, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। संयोग संज्ञा जब हम देख रहे थे उसमें मैंने कहा था कि यदि पूर्व पदांत, यदि किसी दो पदों के बीच में संधि नहीं हो रही है तो ये जरूरी नहीं है वहां संधि हो, वहां संयोग भी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, संयोग माना जाता है। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो हम लिखें संधि के भेद। संधि के भेद। अब देखिए दोस्तों, संधि के जो भट्टोजी दीक्षित हुए हैं, उन्होंने सिद्धांत कौमुदी के अंदर संधि के कितने भेद माने हैं, 5 भेद माने हैं। कितने माने हैं दोस्तों, 5 भेद माने हैं। और वो 5 आपने अधिकतर प्रकरणों में आपने देखा भी होगा, संधि के 5 भेद माने गए हैं। और कहा गया है अनेक प्रसंगों में कि पंच संधि प्रकरणम, पंच संधि प्रकरणम। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार जो संधि के भेद हैं वो क्या है, देखिए भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि के भेद की अगर हम चर्चा करें तो है, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि के भेद, संधि के भेद कौन कौन से हैं दोस्तों, उन्होंने कहा है नंबर 1 पर है अच संधि, क्या है, जिसको हम कहते हैं स्वर संधि। दूसरी उन्होंने मानी है प्रकृति भाव संधि। कौन सी संधि, प्रकृति भाव संधि। तीसरी उन्होंने माना है हल संधि, जिसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। उसके बाद उनका कहना है 4 नंबर की कौन सी संधि मानी है उन्होंने, विसर्ग संधि। कौन सी दोस्तों, विसर्ग संधि। और नंबर 5 पे उन्होंने बात की है स्वाधि संधि। कौन सी, स्वाधि संधि। अब देखें, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि के कितने भेद होते हैं, स्वाधि। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि के 5 भेद हैं, अच संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वाधि संधि। लेकिन अभी जो वर्तमान में परवर्ती व्याकरण परंपरा में जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, जो आचार्य वरदराज के द्वारा, तो हम कह सकते हैं आचार्य वरदराज के अनुसार, आचार्य वरदराज के अनुसार संधि के भेद, तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो प्रकृति भाव संधि है उसको स्वर संधि में समाहित कर दिया है, और जो स्वाधि संधि है उसको विसर्ग संधि में समाहित कर दिया गया है। और इसके अनुसार उन्होंने संधि के कितने भेद माने हैं, 3 भेद माने हैं। और पहले है अच संधि, जिसको हम कहते हैं स्वर संधि, और दूसरी है हल संधि, जिसका नाम है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा है उनके अनुसार विसर्ग संधि। कौन सी है दोस्तों, विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। तो दोस्तों आज हमने सबसे पहले बात की संधि शब्द, जिनमें हमने जाना कि संधि शब्द कैसे लिखा जाता है, कि ये 2 हमने संधि शब्द लिख रखे हैं, ये सही है। तो हमने प्रकाश डाला और हमने अंत में निष्कर्ष निकाला कि दोनों शब्द क्या है, सही है। उसका नियम हमने देखा। उसके बाद में हमने बात की जो संधि शब्द है वो हमेशा किसमें है, संधि शब्द किसमें है, पुल्लिंग में है। क्यों,
क्योंकि इसमें की प्रत्यय है और की प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। इसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है, की इसमें प्रत्यय है। उसके बाद में हमने बात की संधि शब्द की डेफिनेशन पर। हमने पाणिनि के अनुसार संधि शब्द की डेफिनेशन क्या होती है उस पर विचार किया। उसके बाद में हमने देखा कि संहिता संधि को हम किस नाम से जानते हैं, संहिता के नाम से भी जानते हैं। इसके उसमें एक श्लोक हमने लिखा, संहिते पदे नित्या नित्या धातु सर्गयो नित्या समास वाक्यतु साविवक्षाम अपेक्षते, कि जो संधि होती है वो एक पद में होती है, एक सामासिक पद में होती है, और उपसर्ग और धातु के बीच में संधि होती है। और वाक्य में भी संधि आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो मत कीजिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद में हमने प्रकाश डाला संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं इस पर हमने चर्चा की। निष्कर्ष निकला भट्टोजी दीक्षित के अनुसार संधि के 5 भेद होते हैं। प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि में और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित करते हुए आचार्य वरदराज ने संधि के कितने भेद माने हैं, 3 भेद माने हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले स्वर संधि पर, स्वर संधि क्या है, इसके भेद जो है उनके विषय पर भी हम एक एक करके क्रम पूर्वक से उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज हमने संधि शब्द के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।